हेलो स्टूडेंट्स। तो ये तुम लोग का केमिस्ट्री का ये आज पहला क्लास होगा इस कंडीशन में, ठीक है। और देखो भाई, तुम लोग को दो बात बताना है यहाँ पे। पहला बात यहाँ पे ये कि देखो, ये जो चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, ये जो चैप्टर है तो तुम लोग को 10A और 10B में हम सिर्फ 10A में पढ़ाए थे, ये थोड़ा सा पढ़ाए थे, 1 या 2 दिन का क्लास हुआ था। और 10B में इस चैप्टर का क्लास नहीं हुआ था, ठीक है। तो अभी तुम लोग का कंबाइन क्लास हो रहा है, तो ये जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं ये 10 और 10B दोनों अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ये पहला बात हो गया। दूसरा बात ये बोल रहे बाबू वहाँ पे देखो, हम तुम लोग को केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर्स पढ़ाएंगे, ठीक है, उसको तुम लोग अच्छे से नोट्स बनाना, क्योंकि यार अच्छे से नोट्स पढ़ने के अगर तुम लोग बनाओगे तो क्या तुम लोग को बुक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर वगैरह तुम लोग को अगर निकालना हो तो थोड़ा बहुत क्या होता है ज़रूरत हो सकता है। बट अगर तुम लोग नोट्स वगैरह तुम अच्छे से बनाओगे, डेफिनेशन का, एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्ट का क्या प्रोसेस है, वो सब पूरा अच्छे से अगर नोट्स बनाओगे इस चीज़ का, तो तुम लोग को इतना बुक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का ये थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है तुम लोग का इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो ये क्या है, एक लेक्चर नंबर 1 है। तो पहले हम लोग बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस किसको बोलते हैं। तो देखो, अभी ना डेफिनेशन पे हम नहीं आते हैं, हम लोग यहाँ बस इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है वो पढ़ते हैं वहाँ पे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी एक कंपाउंड, अगर वो कंपाउंड या तो लिक्विड स्टेट में होगा या फिर वो मॉल्टन स्टेट, मतलब पानी की हालत में रहेगा, या फिर पिघला हुआ हालत में अगर रहेगा, मॉल्टन स्टेट में अगर रहेगा, ठीक है। और उससे अगर हम लोग करंट पास करते हैं, करंट, कौन सा करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट हम लोग किसको बोलते हैं, देखो एक्चुअली करंट जो होता है वो दो टाइप का करंट होता है। एक होता है हम लोग का AC करंट जो नॉर्मली हम लोग घर में यूज करते हैं, और एक होता है हम लोग का डायरेक्ट करंट, DC, मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट, ठीक है। और डायरेक्ट करंट क्यों बोलते हैं, मतलब जो करंट हम लोग को अगर बैटरी से मिलता है, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, वो हमेशा फिक्स रहता है, तो उस टाइप का करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ऑल्टरनेटिव करंट किसको बोलते हैं, जो हम लोग को बैटरी से नहीं मिलता है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है, जिसका जो वैल्यू है वो बार बार चेंज होता रहता है, तो उस टाइप का करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड जो है वो टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है अपने आयंस में। कब, जब उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं हम लोग। तो पास में गया, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे, जैसे सपोज को एग्जाम्पल लिया हम लोग, ये क्या है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इससे हम लोग करंट पास करेंगे, कौन सा करंट, DC करंट अगर हम लोग पास करेंगे तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा। एक टूटेगा H प्लस में, एक क्या टूटेगा, Cl माइनस में। देखो आयंस किसको बोलते हैं, अच्छे से हम लोग बता रहे हैं। यहाँ पे देखो, सपोज को लोग कोई एक कंपाउंड है, ठीक है, जब इसको हम लोग तोड़ेंगे, जब ब्रेक करेंगे, तो पहला वाला हमेशा टूटता है प्लस में और दूसरा टूटता है हमेशा माइनस में, ठीक है। तो प्लस वाला जो होता है इसका एक अपना स्पेसिफिक नाम होता है, जिसका नाम होता है कैटायन। क्या होगा, कैटायन। जो प्लस वाला होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटायन। और जो माइनस वाला होता है इसको बोलते हैं हम लोग एन आयन बोलते हैं, ठीक है। और दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं आयंस। बस में क्या, मतलब जो भी कंपाउंड है उसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो अपने आयंस में टूट, आयंस मतलब उसके अंदर कैटायन भी होगा और एनायन भी होगा, मतलब एक प्लस वाला भी होगा, एक तो माइनस वाला भी होगा, और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, आयंस बोलते हैं। तो इसका मतलब यही है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक कंपाउंड को अगर हम लोग करंट पास करेंगे तो अपने आयंस में टूट जाता है, एक टूटेगा प्लस में, एक टूटेगा माइनस में। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, हम लिया, इसका नाम है NaCl, इसका कॉमन नाम होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग आयंस, अगर हम लोग इससे करंट पास करते, कौन सा करंट, DC करंट, तो ये पहला वाला टूटेगा Na, मतलब ये यहाँ से ब्रेक होगा, है ना, तो ये होगा Na प्लस और ये क्या होगा, Cl माइनस। तो अब इसमें ये क्या है, मेरा कैटायन है, ये क्या है, मेरा एन आयन है ना। इसमें क्या होगा, देखो ये क्या है, मेरा कैटायन है ना, ये क्या है, मेरा एक एन आयन है। तो बेसिकली क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हो ना, इलेक्ट्रोलाइट। अभी हम लोग जो जिक्र करेंगे इलेक्ट्रोलाइट का करेंगे,
जस्ट अभी हम लोग को बस समझ के रखना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। अब इसके आगे बहुत सारा प्रोसेस जो हम लोग पढ़ेंगे, बस ये समझो कि अब हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट पढ़ना है। बस में गया, ठीक। तो अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो इसको हम लोग अच्छे से हम लोग डिफिनेशन समझते हैं कि क्या इसका डिफिनेशन होता है, ठीक है। ठीक है, तो क्या है बच्चों यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। देखो अभी थोड़ा डेफिनेशन अपने नहीं आता है, बस समझा देते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं किसको है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि बस एक कंपाउंड होता है, बस उसके लिए कंडीशन ये है कि कोई भी कंपाउंड अगर वो लिक्विड स्टेट में रहता है या फिर वो मॉल्टेन स्टेट में होगा, अगर उसे करंट पास करने से कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। बट उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। बस आ गया। जैसे अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, जैसे सपोज कर लो कि जो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। मतलब हमको एसिड में मिलता है, बेस में मिलता है, और क्या हम लोग को एक सॉल्ट के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, तो वो कितना होगा, जैसे सपोज कर लो पहला हम बात करते हो इलेक्ट्रोलाइट भी जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है हम लोग का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक क्या होता है हम लोग का वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हम पहला बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग बोलते हैं किसको है। जैसे यहाँ पे देखो, जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या फिर जितना भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा या फिर जो भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा, वो सारा का सारा क्या होगा हम लोग का एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। जैसे हम बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, स्ट्रॉन्ग ठीक है। तो अब इसके बाद आता है हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग पहले डेफिनेशन पे बस नहीं जाते हैं, पहले बस समझाते हैं कि देखो इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट कोई एक नया चीज़ नहीं है, बस इलेक्ट्रोलाइट एक कंपाउंड है। अगर वो कंपाउंड अगर वो लिक्विड स्टेट में होगा, है ना, या फिर वो मॉल्टेन स्टेट, लिक्विड मतलब जैसे पानी के स्टेट हो गया, या फिर मॉल्टेन मतलब हल्का सा पिघला हुआ, मतलब हल्का हल्का उसके अंदर पानी होगा। अगर वो कंपाउंड है, अगर उससे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, कौन सा करंट, डायरेक्ट करंट, अपने अगर आयंस में टूट जाता है, तो उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट। मतलब उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं हम लोग। बस भैया, हाँ, तो जो भी कंपाउंड, हर एक कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोल सकते हम लोग, इसके लिए कुछ कुछ कंडीशन है कि हाँ अगर ये होगा तभी वो इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो सबसे पहला जो मेरा कंडीशन है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या कब हो सकता है, तो सबसे पहला बात, इट कंपाउंड शुड बी इन molten और aqueous सॉल्यूशन। मतलब ये पहला सा कंपाउंड है कि इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड होगा या तो वो मॉल्टेन स्टेट में होगा या फिर वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा। ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे दूसरा कंडीशन ये हो गया कि इट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट उसको हम लोग बोलेंगे जिसमें खूब ढेर सारा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है उससे, तब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। और एक और बात है, इट डिकम्पोज इनटू आयंस, और वो अपने आयंस में भी टूट जाएगा। तो सबसे पहला कंडीशन इलेक्ट्रोलाइट वो होगा या तो वो लिक्विड स्टेट या फिर मॉल्टेन स्टेट या फिर वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा। दूसरा क्या होगा, इट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देगा, और जब पास करने देगा तो वो अपने आयंस में, वो खुद ही कंपाउंड अपने आयंस में टूट जाएगा, तभी क्या होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। बात समझ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो बात, ये इलेक्ट्रोलाइट होने के लिए मॉल्टेन और एक्वस होना क्यों जरूरी है। अब क्यों जरूरी है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, जैसे सपोज कर लो हम लोग लेते हैं NaCl, जैसे हम लोग लेते हैं NaCl, ठीक है। तो ये भी क्या एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अभी हम क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी बताएंगे, बस कर लो ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब NaCl जो एक कॉमन सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है।
अब वो कैसे है, वो कैसे है बताते हैं तुमको, ठीक है। जैसे देखो, अगर तुम इसको तोड़ोगे, आयोनाइज करोगे, तो क्या होगा, ये होता है Na और ये क्या होता है Cl। तो इसके बीच में बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है, क्या होता है, बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है। और इस फोर्स को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वो जो फोर्स होता है बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है, ये आपस में टूटता नहीं, मतलब अपने आयंस में टूटता नहीं है। अगर ये अपने आयंस में नहीं टूटेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा नहीं। तो क्या होता है, इसी के अंदर हम लोग हल्का सा एसिडिफाइड वाटर डालते हैं, एसिडिफाइड वाटर मतलब पानी, एक ऐसा पानी जिसके अंदर हल्का सा एसिड मिला होता है। अगर वो पानी इसके अंदर हमको डाल देते हैं तो इसके अंदर जो बॉन्ड है, जो फोर्स है, वो बहुत वीक हो जाता है, वो वीक फोर्स हो जाता है। अब वीक फोर्स होने के कारण क्या होता है, ये जो NaCl है ये अपने आयंस में टूट जाता है। डेट मीन्स एक तो देगा Na+ और एक क्या देगा, Cl-। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट मेरा वो कंपाउंड होगा जब वो मोल्टेन स्टेट में होगा या फिर वो एक्वा सॉल्यूशन में होगा। अगर ये मोल्टेन स्टेट या फिर एक्वा सॉल्यूशन में होगा तभी तो आयंस में टूट सकता है, तभी तो आसानी से टूट सकता है। जैसे ये अगर ये सॉलिड लेंगे तो इससे करंट तो पास होगा बट अपना आयंस में नहीं टूटेगा, और जब अपना आयंस में नहीं टूटेगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहलाएगा। इसलिए क्या होता है कि कोई भी अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं, अगर वो सॉलिड है तो पहले उसको हम लोग लिक्विड के फॉर्म में या फिर एक मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, बस में गया NaCl, ठीक है। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है हम लोग का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है हम लोग का वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वो क्या है उसको हम लोग थोड़ा अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो ये हो गया हम लोग का डेफिनेशन। तो देखो इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग किसको बोलते हैं, मतलब वो तो इलेक्ट्रोलाइट होगा ही होगा, मतलब वो लिक्विड स्टेट या फिर वो मोल्टेन स्टेट होगा। अगर वो क्या करता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो करंट को पास करता है, मतलब ह्यूज अमाउंट में करंट को वो पास करेगा और पूरा कंप्लीटली मतलब 100% अपने आयंस में टूटता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब 100 to 100% अपने आयंस में टूट जाएगा। हम बोले था ना आयन कितना टाइप का होता है, दो टाइप का, एक प्लस वाला क्या बोलते हैं हम लोग, कैटायन, और माइनस वाला क्या बोलते हैं हम लोग, एनायन बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जो कंप्लीटली 100% अपने आयंस में टूट जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं हम लोग। बात समझ गया। अच्छा, अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो हम लोग को 3 फॉर्म में मिलता है, मतलब हम लोग को एसिड में, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड में मिलता है, बेस में मिलता है और सॉल्ट में मिलता है। अच्छा, एसिड हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे तुम लोग क्लास 9 में पढ़े होगे, ठीक है, कि हम लोग एसिड किसको बोलते हैं। और इन्हीं से कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि एसिड वो कंपाउंड होता है जो अपने एक्वा सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस करे, मतलब जो भी कंपाउंड अगर वो H+ आयन, मतलब वो जैसे H+ आयन प्रोड्यूस करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड बोलते हैं हम लोग। उसके लिए क्या होता है एसिड। अब बेस किसको बोलते हैं हम लोग, जो कंपाउंड अपने एक्वा सॉल्यूशन में OH- मतलब हाइड्रो ऑक्साइड या फिर हाइड्रो ऑक्सिल प्रोड्यूस करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं। और सॉल्ट किसको बोलते हैं, वो कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों से मिलकर बना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्ट बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बात हो रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो बनता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से ही बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस से ही बनता है और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट से ही बनता है। अगर हम एग्जांपल देखें स्ट्रॉन्ग एसिड का, जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो होता है ये, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा होता है हम लोग का H2SO4 और क्या होता है हम लोग का HNO3। मतलब जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड है वो सारा का सारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब 3 ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और क्या है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बेस। बेस किसको बोलेंगे, जो कंपाउंड के साथ लास्ट में अगर OH मिला हुआ रहेगा, OH मतलब हाइड्रोक्सिल, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये सबसे पहला क्या होता है, KOH, के मतलब पोटाशियम, I मतलब क्या, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्या होता है NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक लास्ट जो होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बस मैं गया। ये तो तीनों के अंदर लास्ट में देखो क्या है, ये हाइड्रोक्साइड है, ये भी हाइड्रोक्साइड है, ये भी हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या होगा, वो बेस होगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, हम लोग बेस को कभी कभी एल्कली भी बोलते हैं। अब एल्कली कब बोलेंगे, जो बेस पानी के अंदर कंप्लीटली डिविजिबल होगा,
मतलब पूरा का पूरा वो डिविजिबल होगा, ठीक है, डिसॉल्व हो जाएगा। तो उस बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। मतलब हर एक बेस को हम लोग एल्कली नहीं बोल सकते हैं, कुछ कुछ एक ऐसा बेस होता है जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, तो उसी पर्टिकुलर बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। बात समझ गया? तो ये 3 स्ट्रॉन्ग बेस या फिर तुम एल्कली कह लो, ठीक है, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का। हम लोग सॉल्ट किसको बोलते हैं, हमको मालूम है ना। अच्छा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट किसको बोलते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम लोग NaCl, ये एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। इसका एक और नाम जिसको बोलते हैं हम लोग कॉमन सॉल्ट। अब देखो Na जो आया है वो कहाँ से, इससे आया ना, और जो Cl जो आया है वो कहाँ से आया, इससे आया ना। तो यहाँ का Na, यहाँ का Cl, ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, तो ये क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लिख लो, है ना, जैसे कॉपर सल्फेट। तो देखो कॉपर जो होता है वो थोड़ा वीक होता है, कॉपर जो होता है वीक होता है, बट यहाँ जो सल्फेट है वो कहाँ है, एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। देखो सॉल्ट में क्या होता है ना कि कॉपर का दोनों कंपाउंड, मतलब दोनों आइटम, ये एक आइटम ये एक आइटम, दोनों में से अगर कोई भी एक अगर स्ट्रांग होगा तो वो पूरा कंपाउंड स्ट्रांग होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये तो वीक है, चलो ये तो वीक है, बट ये क्या है, एक स्ट्रांग एसिड से आया। ये क्या सल्फेट है ना, तो सल्फेट आया कहाँ से, एसिड से। अगर इन दोनों में से कोई भी एक अगर स्ट्रांग होगा तो ये पूरा का पूरा स्ट्रांग सॉल्ट होगा। बस में गया, कोई भी एक हो सकता है, या तो ये अगर सॉल्ट, ये भी, ये या ये, दोनों में से कोई भी अगर स्ट्रांग होगा तो पूरा कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रांग बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो NaCl, ये दोनों स्ट्रांग है ना, तो ये क्या बना, स्ट्रांग सॉल्ट बना। बट इसमें क्या, ये तो वीक, बट ये क्या है, स्ट्रांग होता है। बस में गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। इसको अच्छे से लिसे कॉपी करो, ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, ठीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का उल्टा होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, अगर उल्टा अगर हम बोलेंगे कि एक ऐसा कंपाउंड जो लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा, और वो अगर हम लोग डिकम्पोजिशन का बात करेंगे तो वो कम्प्लीटली, मतलब 100% अपने आयंस में नहीं टूटेगा। वो क्या था, 100% टूट जाता था, और ये क्या होगा, 100% नहीं टूटेगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी जो होता है, ये भी हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट के फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम बात करेंगे एसिड के फॉर्म में, अगर हम लोग बात करेंगे एसिड के फॉर्म में, तो एसिड में जितने भी वीक एसिड होता है वो सारा का सारा क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब हम लोग वीक एसिड किसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे देखो जितना भी ऑर्गेनिक एसिड होगा, एक्चुअली तुम लोग एक चैप्टर है जो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, जितना भी सारा कंपाउंड पढ़ते हम लोग, वो सारा का सारा वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और जो भी एक ऑर्गेनिक एसिड होगा वो क्या होगा, एक वीक एसिड होगा। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे जो सबसे जो एग्जाम में कॉमन, जो एग्जाम में कभी कभी आता है, जैसे यार देखो CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और कभी कभी तुम लोग एग्जाम में दे सकते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका कॉमन नाम होता है विनेगर। तो इसका दो नाम होता है, एक होता है एसिटिक एसिड और एक होता है हम लोग का विनेगर होता है। इसके अलावा क्या हो गया, इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मिक एसिड। ये भी ऑर्गेनिक एसिड है ना, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक एसिड को पहचानने का तरीका क्या होता है, जिस कंपाउंड के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, तो उस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे यहाँ पे देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर होगा तो क्या होगा, मतलब बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन होना ही चाहिए, तब क्या होगा, उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये क्या ऑर्गेनिक एसिड है। अच्छा, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम जो होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो कभी कभी तुमको फॉर्मूला ना लगे, तुमसे नाम पूछेगा, तो विनेगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अगर हम लोग बात करेंगे एल्कली या फिर बेस के फॉर्म में अगर हम लोग बात करेंगे, तो बेस में भी जो होता है वो देख लो एक बार, जिसका नाम NH4OH है ना, NH4OH। इसका नाम क्या होता है, अमोनियम। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो भी क्या हो गया हम लोग का, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया।
ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे सॉल्ट के, कि सॉल्ट में कौन सा होगा, तुम सॉल्ट में देख सकते हो, जैसे एक एग्जांपल है NH4, ठीक है। अब चलिए देखो, सॉल्ट को पहचानने का तरीका क्या होता है कि जिस कंपाउंड के लास्ट में कार्बोनेट रहेगा, सल्फेट रहेगा, क्लोराइड रहेगा, आयोडाइड रहेगा, तो क्या होगा, सॉल्ट होगा। जहाँ पे देखो अमोनियम है ना, लास्ट में क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनेट, तो इसका पूरा नाम क्या होता है, अमोनियम कार्बोनेट। तो ये भी क्या होता है, हम लोग एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, किस में होगा, सॉल्ट में होगा। तो बस ये चीज़ है। अब इसका डेफिनेशन, इसका एग्जाम्पल तुम लोग क्या है, अच्छे से तुम लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है। चलो, अब इसके बाद क्या आता है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, हम लोग का एक नया कॉन्सेप्ट आता है। अच्छे से तुम लोग को मालूम है कि हम लोग कंडक्टर किसको बोलते हैं, ठीक है। कंडक्टर मतलब वो कंडक्टर नहीं जो तुम लोग समझ रहे हो। कंडक्टर मतलब जिससे हम लोग का करंट आसानी से पास कर सकते हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब एक ऐसा मेटल है जिससे क्या होता है, करंट आसानी से पास हो जाता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो कंडक्टर का बेसिकली मतलब यही होता है कि जिससे करंट आसानी से फ्लो हो जाए। तो यहाँ पे बात क्या होता है कि यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रोलाइट भी है जिससे करंट पास हो रहा है, तो क्या इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो मतलब इसका फीचर्स ये है, इट्स अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है, इससे पास होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट के साथ इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो जो एक नॉर्मल जो कंडक्टर होता है, जो एक मेटल वाला कंडक्टर होता है, और एक जो इलेक्ट्रोलाइटिक वाला जो कंडक्टर होता है, तो बेसिकली उसमें डिफरेंस क्या है, तो इसमें बहुत सा डिफरेंस होता है जो कभी कभी एग्जाम में तुम लोग से पूछा भी जाता है कि राइट द 2 डिफरेंस और 3 डिफरेंस बिटवीन द मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो जैसे तुम लोग को मालूम, जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं इससे, जैसे तुम लोग को मालूम है कि मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है कि जो भी हम लोग मेटल देखते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, वो सब किस फॉर्म में होता है, वो सब सॉलिड फॉर्म में होता है। तो हम बोल सकते हैं ना, मेटालिक कंडक्टर इट अकर्स इन सॉलिड स्टेट, है ना। ये किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा, हमेशा का हमेशा सॉलिड स्टेट में रहेगा। बट अभी अभी हम लोग पढ़ गए ना, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या, जो मोल्टेन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में या पिघले हुआ हालत में रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मतलब अगर हम इसका बात करेंगे तो इट अकर्स इन लिक्विड और मोल्टन स्टेट। बस में गया, ठीक। दूसरा बात जो है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये बात है कि अच्छा देखो, तुम लोग को मालूम है ना कि कोई भी एक मेटल से अगर हम लोग करंट पास करते हैं तो क्या कोई एक नया सब्सटेंस बनता है, क्या कोई एक नया चीज बनता है, नहीं। अगर हम लोग कॉपर से अगर हम लोग करंट पास करें तो वो कॉपर का कॉपर ही रहेगा, कोई नया चीज तो नहीं बन सकता है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं ना कि कोई भी एक मेटालिक कंडक्टर के अंदर से अगर हम लोग करंट पास करते हैं तो उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। बस में गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयर इज नो केमिकल चेंज इन मेटालिक कंडक्टर। बट इसमें क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है, केमिकल चेंज होता है। तो इन दिस कंडक्टर केमिकल चेंज इज ऑकर्स। मतलब इसके अंदर हम लोग का कंडक्टर के अंदर केमिकल चेंज होता है। अच्छा, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि देखो, अगर हम लोग किसी भी मेटल के अंदर, एक्चुअली मेटल क्या होता है ना, मेटल के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर हम बात करें एक मेटल, इस नॉर्मली एक मेटल बना रहे हैं,
एक वायर टाइप का बना रहा है, ये एक सबसे पहले एक वायर है। इस वायर के अंदर क्या होता है, तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ोगे, तो इस सबसे पहले एक वायर बना है। इस वायर के अंदर ना बहुत सारा ना इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, माइनस होता है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, क्या करेगा, मूव करेगा, मतलब जिगजैग मोशन में या फिर कैसे भी अगर वो मूव करता है, तो मूव करने की वजह से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो मतलब अगर तुम लोग बोलोगे कि भाई एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा होता है, तुम लोग देख नहीं पाओगे उस चीज को, बट उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है। तो एक कंडक्टर के अंदर जो करंट जो फ्लो होता है या फिर जो करंट जो प्रोड्यूस होता है, उसका जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ये एग्जाम में तुमसे पूछेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो करंट जो फ्लो होता है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि करंट फ्लो इन मेटालिक कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा उसका जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो इसका अपना आयंस होगा। आयंस बोला था ना, एक क्या होगा, प्लस वाला, एक क्या होगा, वो माइनस वाला। तो प्लस वाला को क्या बोलते हैं, कैट आयन, और माइनस वाला को क्या बोलते हैं, एन आयन। अब दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, एनायंस बोलते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होगा, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये दोनों आयंस होगा। बस में गया। तो बोल सकते हैं करंट फ्लो इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ड्यू टू आयंस, मतलब वो आयंस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको तुम अच्छे से समझना, इसको कॉपी में अच्छे से तुम लोग याद रखना। आगे ये ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट जो फ्लो होगा उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो अपने आप वहां पर करंट प्रोड्यूस होगा। बट इसके अंदर अपना आयन जब मूव करता है, जब वो मूव करता है तब क्या होता है, यहाँ पे करंट फ्लो होता है। पास में आ गया। तो कभी कभी तुमसे पूछेगा कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो करंट जो फ्लो होता है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, वो आयंस होता है। और मेटल के अंदर कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। समझ गया, ठीक। चलो, तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक इलेक्ट्रोलाइसिस का एक मैकेनिज्म कैसे होता है। कहीं भी, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिया, सब कुछ हम लोग पढ़ लिया, तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज्म क्या होता है वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी हम एक इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं तो उसके लिए हम लोग को 2-3 चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। तो एक क्या किया, एक नॉर्मली एक हम फ्लास्क ले लिया, उस फ्लास्क का यहाँ पे नाम रखा है बीकर रखा है। और इस केमिस्ट्री में इस स्पेशल टाइप का फ्लास्क या फिर बीकर को हम लोग बोलते हैं वोल्टामीटर, या फिर बोलते हैं हम लोग इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसका काम क्या होता है, बस इसका काम ये होता है कि इट्स converts electrical energy into chemical एनर्जी। तो इस बीकर या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर वोल्टामीटर काम क्या होता है कि ये केमिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बस वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बस मान गया, ठीक। अब इसी बीकर के अंदर क्या होता है, दो मेटेलिक रॉड रहता है। जैसे यहाँ पे तुम नजर आ रहा ना, यहाँ पे ये एक मेटल का रॉड हो गया और ये भी एक मेटल का रॉड हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2 मेटालिक कंडक्टर कंसिस्ट इन वोल्टामीटर, है ना। वोल्टामीटर के अंदर 2 मेटालिक कंडक्टर को कंसिस्ट रखते हैं उसी के अंदर।
तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। अब इन दोनों में से एक एक का अपना नाम होता है। क्या नाम होता है, देखो कि जो भी, ठीक है, तो ये होता है। अब हम लोग एक को बोलते हैं एनोड और एक को क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड। अच्छा देखो, बैटरी का ना एक सिंबल होता है, बैटरी का क्या होता है, एक सिंबल होता है, बस साइड में बताते रहे। देखो जहाँ पे क्या होता है माइनस और एक होता है प्लस, है ना, एक होता है माइनस, एक क्या होता है प्लस होता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, बैटरी बोलते हैं। तो ये बैटरी का सिंबल हो गया। ठीक है, तो क्या होता है कि इसी इलेक्ट्रोड्स में से जो इलेक्ट्रोड अगर वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब इससे कनेक्ट रहेगा, है ना, इससे कनेक्ट रहेगा, तो इसका नाम जो होता है एनोड होता है। क्या होगा, एनोड। ठीक है, और ये बचा, अब ये जो होगा बैटरी के, एक और चीज बता ना, तो बैटरी का क्या बचा, नेगेटिव बचा। तो अगर ये चीज अगर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहेगा, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड। इसको अच्छा रखना कि जो मेरा इलेक्ट्रोड अगर वो पॉजिटिव से कनेक्ट रहेगा, इसको एनोड बोलते हैं, और जो नेगेटिव से कनेक्ट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड बोलते हैं। अच्छा, अब तुम लोग ना याद कैसे रखोगे कि कौन सा कैथोड होगा और कौन सा एनोड होगा, तो मेरे पास ना एक ट्रिक है याद रखने का। वो क्या ट्रिक है, अच्छे देखो, बस सिंपल सा लिख दे रहे, देखो NCR, बस इसको याद रखना। तो NCR का मतलब क्या होता है, बस याद रखना, NCR, N से मतलब होता है नेगेटिव, है ना, C का मतलब होता है कैथोड, R का मतलब होता है रिडक्शन। ठीक है, तो बस सिंपल सा फॉर्म याद कर लो, है ना, NCR, N मतलब क्या होगा, नेगेटिव, C मतलब क्या होगा, कैथोड, R मतलब क्या होगा, रिडक्शन। याद रखना पे कि कैथोड किसको बोलेंगे, तो बच्चे लोग क्या होता है, कंफ्यूजन होता है उसको कि कौन सा मेरा कैथोड होगा और कौन सा एनोड होगा। तो बस सिंपल से यहाँ पे याद रखना, NCR मतलब N मतलब नेगेटिव, C मतलब कैथोड, R का मतलब क्या होगा, रिडक्शन। अच्छा, इसको भी याद रखने का एक मेरे पास ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है, देखो, पाव जो तुम लोग खाते हो, है ना, पाव। अब याद कैसे रखोगे, देखो P का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव, और A का मतलब क्या होगा, एनोड, और ये O का मतलब क्या हो सकता है, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। याद रहेगा, तो हम लोग एनोड मतलब देखो पाव, तो P मतलब पॉजिटिव, A मतलब क्या होगा, एनोड, O मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। पास में क्या, ठीक। अब इस चीज को अच्छे से, अच्छा एक और बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा दिया है एनोड, द इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ बैटरी इज कॉल्ड एनोड, इसको हम एनोड बोलते हैं। और कैथोड किसको बोलते हैं, मतलब वो टर्मिनल, सॉरी वो मेटालिक कंडक्टर जो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज देखो, यहाँ पे डॉट डॉट है ना, ये सब क्या है, ये सब जो डॉट डॉट है ना, ये सब क्या है, तो ये सब मेरा इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इसको बस अच्छे से लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये सोर्स ऑफ करंट, मतलब इसके अंदर जो करंट आएगा वो कहाँ से आएगा, तो बेसिकली क्या होता है, वो डायरेक्ट करंट, मतलब हम लोग को बैटरी से करंट मिलेगा, है ना। अब कितना ही मिल सकता है, 2 एम्पेयर करंट, 3 एम्पेयर करंट, क्योंकि बैटरी से हम लोग को ज़्यादा करंट नहीं मिलता है। तुम लोग कभी देखो, अगर बैटरी वो टच करोगे, उससे करंट होगा, तो कोई बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं इफेक्ट होता है, क्योंकि जो करंट होता है वो बहुत छोटा होता है, उससे हम लोग को कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 एम्पेयर, एम्पेयर जो होता है करंट का यूनिट होता है, तो 2 एम्पेयर और 3 एम्पेयर में मेरा जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो काम चल जाता है। ठीक है, तो तुम लोग का ये हो गया एक लेक्चर, इसको तुम लोग अच्छे से पढ़ना। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है।